जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट ये हमारा बी पार्ट आज के लेक्चर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 तक कंप्लीट किया था। एथिकल उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया हमने, उसमें जो मसले मसाइल कंसर्न्स थे हमें बिजनेस के, वो भी स्टडी किए। एक छोटा सा टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में रह गया था। लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती, तो इस वजह से हमने इसको बी पार्ट में इसको हम कवर करेंगे। ये आसान है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली नहीं, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 जो प्रिंसिपल्स है हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो पूछता है और आगे भी यही पूछेगा। हाँ, लेकिन इसके लिए बाकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो जाहिर है हमें डेवलप करनी पड़ेगी। तो जब ये इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। बेसिकली ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पे कुछ बातें हैं। मैनेजिंग एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस का मतलब ये है, जो आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, हर बिजनेस के ना कुछ रूल्स होते हैं, डिफाइंड प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होती है, कुछ लिमिट्स होती हैं, और हर एम्प्लॉइज को उन रूल्स को कंप्लाई करना, उसको फॉलो करना वो लाजमी और जरूरी है। किसी बिजनेस के अच्छे रूल्स, ये अल्फाज मेरा भी, ये जुमले जो है ये मैं जो शुरू कर रहा हूं जहां से, ये बहुत अहम है, इसको समझना। किसी बिजनेस के बहुत अच्छे रूल्स उस बिजनेस के ऑपरेशंस को तो अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं या उसमें आपकी मदद कर सकती हैं, लेकिन मुझे ये बताएगा क्या कोई एथिकल डिसीजंस या अनएथिकल आपके एस्पेक्ट्स को आपके वो रूल्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? जिन्हें आपने अच्छे रूल्स बनाए हैं, क्या इसका ये मतलब है कि कोई गलत काम नहीं होगा, कोई रॉन्ग डूअर नहीं होगा इसमें? क्या वो सारे जो है वो एथिकल काम करेंगे? हाँ, ये जरूरी है, ये जरूरी है कि अगर अच्छे आपके आपकी पॉलिसीज हैं, आपके रूल्स, आपके जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड है और क्लियर है, उसमें हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, तो अपने आपके ऑपरेशंस तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्या सही क्या गलत ये आपके रूल्स में डिफाइन नहीं करते। तो मैनेजिंग एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस, तो बिजनेस में हम एथिकल बिहेवियर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी बिजनेस के रूल से हम बिजनेस के ऑपरेशन को तो इफेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन क्या एथिकल बिहेवियर को हम डेवलप कर सकते हैं? ये जरूरी नहीं है। अच्छे अच्छे जो रूल्स होते हैं बिजनेस के, वहां पे भी कोई अनएथिकल एक्टिविटी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कहीं पे बिजनेस के रूल्स अच्छे नहीं है, लेकिन वहां पे एथिकल बिहेवियर लोगों का स्ट्रांग है, लोगों के एथिकल बिहेवियर स्ट्रांग है। तो मैं ये कह सकता हूं, ये मैं कह सकता हूं कि आपके एथिकल बिहेवियर सिर्फ आपके बिजनेस के पॉलिसीज पर डिपेंडेंट नहीं है। क्या आपके बिजनेस की पॉलिसी अच्छी है तो एथिकल बिहेवियर होगा लोगों का, लोग गलत काम नहीं करेंगे, लोग रिश्वत नहीं लेंगे, लोग झूठ नहीं बोलेंगे, गलत इंफॉर्मेशन में जो है वो आपको या अपने सीनियर्स को नहीं देंगे, वो चोरी नहीं करेंगे, वो इसका ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स का मिसयूज नहीं करेंगे। तो वहां पे मिस अप्रोप्रिएशन भी होगी, वहां पे उनको जब भी मौका मिलेगा तो चीजों को या कैश को या इस तरह टेंजिबल आइटम को स्टील करने का तो अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देंगे। यानी हर अनएथिकल बिहेवियर फिर भी पॉसिबल है अगर आपके अच्छे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है तो। और ये भी एन मुमकिन है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एथिकल बिहेवियर लोग वहां पे फॉलो कर रहे हैं। तो बस साबित क्यों हो गया कि एथिकल बिहेवियर, बिजनेस में एथिकल बिहेवियर को मैनेज करना है तो हम ये बिजनेस के पॉलिसीज से नहीं बना सकते, बल्कि ये सही या गलत, ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है और इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल एथिक्स एंड वर्कप्लेस एनवायरनमेंट। पर्सनल एथिक्स एंड वर्कप्लेस एनवायरनमेंट, अब इन दोनों का हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल एथिक्स क्या चीज है और वर्कप्लेस एनवायरनमेंट में क्या होगा। पर्सनल एथिक्स सबसे पहले, यानी आगे लिखा हुआ है वैल्यूज आउटसाइड वर्क। वैल्यूज आउटसाइड वर्क, काम के बाहर वो कैसे बिहेव करता है, काम के दौरान वो कैसे एक्ट करता है और काम से बाहर वो कैसे एक्ट करता है, ये दोनों को हम देखते हैं। काम के दौरान तो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट हो जाएगा। आउटसाइड द वर्क फ्रेम, ठीक है, ओके ओके ओके, शुक्रिया। यानी पर्सन्स को कि अपने वैल्यूज क्या होंगे, उसकी अपब्रिंगिंग क्या हुई है, कैसे हुई है, उसके बिलीफ क्या है, क्या वो खुद ऑनेस्ट है कि नहीं,
क्या वो फेयरनेस को प्रमोट करता है और इसको पसंद करता है कि नहीं करता? क्या वो मोरालिटी पे बेस करता है कि नहीं? अच्छा, एक शख्स ना वो खुद बड़ा कॉन्शियस है इन मामलात के बारे में, वो बहुत फेयरली चलता है, वो अनएथिकल प्रैक्टिस को डिस्करेज करता है, तो अगर तो इस बिजनेस का इन्वायरमेंट, यानी इस बिजनेस के जो बड़े हैं, वो अगर ना भी कहे ना कि भाई कोई अनएथिकल काम ना करना, तो वो खुद भी नहीं करेगा। यानी जो शख्स खुद अच्छा होगा या उसकी अच्छी तरबियत हुई होगी, उसको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए तो वो इसको अवेल नहीं करेगा, तो वो इसको अवेल नहीं करेगा। अगर कोई शख्स जिसका मिजाज ही झूठ पे हो और वो फॉर एग्जाम्पल चोरी करता हो या मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस इंफॉर्मेशन देता हो, तो अगर वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देगा, तो आप जितनी मर्जी अपने बिजनेस के पॉलिसीज कंट्रोल को अच्छा करो, वो अपने कामों से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो कहता है कि ये एथिकल बिहेवियर यानी सही और गलत जो है, चॉइस बिटवीन सही और गलत, ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय उसके पर्सनल एथिक्स, कि वो खुद कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, यानी ऑफिस में को वर्कर्स जो दूसरे हैं, मैनेजर्स और लीडर का बिहेवियर कैसा है, ये भी बहुत अहम है। इससे पहले भी बात हुई थी कल्चर के बारे में, मैंने आपको बताया था कि लीडर कल्चर को सेट करता है। तो यहां पे बात हो रही है कि अगर वर्क प्लेस इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें गलत को गलत नहीं समझा जाता, कल्चर ऐसे सेट हुआ है, तो फिर वहां पे नीचे तबके पर काम करने वाले लोग वो भी समझेंगे कि ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है, बिजनेस में तो चलता रहता है। जैसे हमारे माशरे की एक आपको मैं एक इवल एस्पेक्ट बताता हूं, झूठ बोलना, गलत बयानी करना, धोखा देना अगले को। जब आप पूछते हैं ऐसे क्यों करते हो, तो कहता है तो इसके बगैर तो बिजनेस नहीं होता। फैजान भाई, ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ, ऐसे होता है। वो कहते हैं इसके बगैर तो बिजनेस नहीं होता। यानी हमने ये सोसाइटी के नॉर्म्स ही सेट कर लिए हैं, इस बुरे को, बुराई को कोई बुरा समझता ही नहीं है। तो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में अगर आपके बड़े ऐसे काम कर रहे हैं, वो खुद जो है वो अगर रिश्वत ले रहे हैं या रिश्वत दे के काम करवा रहे हैं, तो इसका मतलब आप दूसरों को एक मैसेज दे रहे हो कि अगर आप कभी आपका काम नहीं ना होता तो रिश्वत देखे देखो आपका काम हो जाएगा। जैसे वालिदैन बच्चों की तरबियत करते हैं ना, अब बच्चे को बुखार हो गया, वालिदैन क्या कहते हैं, चलो इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। वालिदैन ये भी तो कह सकते थे कि सदका दे दो, वो जो है वो चार कुल भी तो पढ़ सकते हैं, वो सूरह फातिहा भी तो पढ़ के दम कर सकते हैं, उसके बाद बेशक ले जाओ डॉक्टर के पास। लेकिन बच्चे का एक जहन, एक माइंड सेट बना लो। अभी हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं अपनी बात को समझाने के लिए जो है वो इसका सहारा ले रहा हूं। बच्चे को भूख लगती है और बच्चे को खाना खिलाओ, प्यास लगती है, पानी नहीं, पानी से प्यास थोड़ी बुझेगा, हमारा ईमान है ना, हमारा ईमान है। अब बच्चे की जहन साजी हो रही है, तो ये बेसिकली जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है ना, ये जहन साजी है कि बच्चे को हम ये कह सकते हैं आप अल्लाह से मांगो, आपके पास जो भी चीज नहीं आप अल्लाह से मांगो। वो जिसको भी जब भी उसको चीज की जरूरत पड़ती है, वो अम्मा अब्बा, अम्मा अब्बा, क्योंकि उससे कुछ होता हुआ अम्मा अब्बा से नजर आ रहा है कि जो अम्मा अब्बा करते हैं बच्चा भी वैसे करता है, इसलिए तो मुहावरा मशहूर है, जैसा बाप। तो यहां पे वर्क प्लेस पे हमारे माई बापू कौन है? हमारे मैनेजर, हमारे लीडर्स, हमारे कोवर्कर्स। अगर वो ऐसे करते हैं तो हम भी फिर ऐसे करेंगे। यानी उनका साया खरबूजा जैसे खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, हम अगले को देखेंगे उसने गलत किया, पैसे कमाए, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो गलत इंफॉर्मेशन देके ज्यादा पैसे कमाए, या वो सही इंफॉर्मेशन देके उससे कहे नहीं नहीं मैं कोई अनएथिकल एक्टिविटी नहीं करूंगा। तो अगर उसने पैसे को चूज किया, हमने देखा काम उसके बन गए सारे, फिर हम भी वही काम करेंगे, हम भी फिर वही काम करेंगे। इसलिए कहा जाता है खुद बुरा करो, दूसरों को बुरा ना बनाओ। अगर करते भी हो, पहले तो करना नहीं चाहिए। अगर इनफैक्ट कभी कर भी रहे हो तो दूसरों को तो ना, दूसरों के सामने ना करो, ताकि आपकी वजह से वो तो बुरे ना बने। खैर, पता नहीं क्या बातें हो रही है। ये तो हम एथिकल बिहेवियर और अनएथिकल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर की बात कर रहे हैं।
पानी फिजान भाई मुझे पिला दीजिएगा। हाँ है। ओ यस, जबरदस्त, ठीक है, शुक्रिया भाई। तो अनएथिकल बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं। आगे कहता है, if organization fail to set good examples or clear rules, तो there might be, क्या हो सकता है, confusion and misconduct may arise। बिल्कुल, एम्प्लॉय में कॉपी अनएथिकल बिहेवियर, जैसा भी हमने बात की है। स्ट्रॉन्ग पर्सनल वैल्यूज एंड एथिकल कल्चर आर एसेंशियल्स, बहुत जरूरी हैं। आपके पर्सनल वैल्यू, खुद वो बंदा ठीक होना चाहिए। जो बंदा खुद ठीक हो ना, उसे उसका इन्वायरमेंट खराब कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप जो है वो कच्चे हैं, तो फिर जो होता वो आपको नजर आएगा, आप उसी को फॉलो करेंगे, यानी अनएथिकल प्रैक्टिस जो है उसको आप जल्दी अडॉप्ट करेंगे। लिविंग वर्क अर्ली, मिस यूजिंग टाइम, ये सारी एग्जाम्पल आप इससे पहले कर चुके हैं। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन इस एथिकल रिस्क को रिड्यूस कर सकती है? यस। कैसे? बाय एजुकेटिंग एम्प्लॉइज अबाउट एथिक्स। इसलिए आपको भी एथिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। ये आपको जो पढ़ाए जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं पढ़ाए जा रहे कि आपने सिर्फ पेपर पास करना है। आपको पढ़ाए इसलिए भी जा रहे हैं कि कोई अनएथिकल एक्टिविटी नहीं करनी, कहीं नजर आए फौरन रिपोर्ट करना है। बड़ा भाई जो है वो सिगरेट पी रहा हो, छोटे ने देख लिया, फौरन अब्बा को बता दो, सब्जेक्ट टू कि खुद कोई गलत काम ना किया हो, नहीं तो फिर पेंटी आपको भी पड़ेगी। शेयरिंग करंट अपडेट्स ऑन एथिकल इश्यूज, अगर कहीं पे कोई अनएथिकल इश्यूज या एथिकल इश्यूज आपको सामने आता है तो फौरन से उस पे शेयर करो वो दूसरों को, अपने टीम मेंबर के साथ, कि भाई ये जो है वो मसला हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब इंशाल्लाह ऑडिट करने जाएंगे तो इस पूरी टीम होती है। फिजान भाई आपको क्लाइंट जो है वो ऑफर करता है, फिजान आज रात खाने पे आओगे? हाँ, यस। जब आपने उसके ये इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, वहां पे अच्छे अच्छे खाने जो आपने कभी खाए नहीं थे, भाई जब पेट भर जाता है उसके बाद तो फिर इंसान उससे कुछ भी निकलवा लो, उससे कोई भी काम करवा लो, उसके बाद फिर आपसे कहते हैं कि फिजान भाई खाना तो आपने खा लिया, बताएं कैसा लगा? बहुत अच्छा खाना था। फिजान भाई वो यार ना एक मसला है। तो हुक्म करें, आपका भाई हाजिर है, क्या क्या मसला है? यार वो ना हमारे आपने रिपोर्ट देनी है, ये गड़बड़ है, इसको बाईपास कर देना। अब बाज नहीं आओगे आप खाने से, पाकिस्तानी कौम। तो अगर ऐसे है, अगर वो इस तरह की जो है वो कोई आपको इंड्यूसमेंट ऑफर करे, इंड्यूसमेंट मीन गिफ्ट के फॉर्म में कोई आपको इस तरह की ऑफर्स आती हैं, तो फिर आपने इस पे इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना, बल्कि अपने सीनियर को बताना है, अपने साथ को वर्कर को बताना है कि खबरदार भाई, अब रिस्क बढ़ गया है, वो हमें खरीदने की कोशिश कर रहा है, वो क्लाइंट हमें खरीदने की। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया जो रियल लाइफ में जिसको आप सफर करेंगे। तो इसलिए कहते हैं हमारे बड़े कि इट्स बेटर टू लिव ऑन योर ओन मनी एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल। आप ऐसे करो कि आप कोई एक एग्जाम्पल सेट करो कि देखो वो फला हमारा जो पार्टनर है ना, हमारा जो मैनेजर है, उसके जैसे काम करो। आज तक उसने वो क्लाइंट के पैसों से पानी तक नहीं पिया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे, कि क्लाइंट के पैसों से आज तक हमने पानी भी नहीं पिया। पानी भी अपना खुद लेकर जाते हैं, खाना तो बड़ी दूर की बात है। हमने कोई चीज आज तक एक्सेप्ट नहीं की। उनके प्रेमिसेस में जाते हैं, काम करते हैं, काम करके वापस आ जाते हैं। चाय पूछते हैं, हम कहते हैं नहीं, हम अपनी चाय बाहर से मंगवाते हैं। ऐसे रूल्स ऑफ मैन्स आपको बहुत मिलेंगे। Establishing clear ethical policies and standards, ये अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं कि बिजनेस में आपको अपने एथिकल पॉलिसीज और स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। एथिकल पॉलिसी और स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि आपने कुछ बाउंड्रीज जो है वो डिफाइन करके एम्प्लॉयज को बताना है कि खबरदार अगर इनके आप वायलेशन करते हो तो फिर आपके खिलाफ हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, या हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट किया जाएगा। तो ये बातें बहुत जरूरी थी। उसके बाद कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स, ये वो पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स है, कोड ऑफ एथिक्स के बताए जाते हैं कि भाई आपने ये काम करना है, ये नहीं करना, कैसे करना है वो भी बताया जाता है। ठीक है, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स इज अ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट। क्या होता है ये? फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट
ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर, यानी जो ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज से किस टाइप का बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है। कोड ऑफ एथिक्स इज अ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर, मींस क्या ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज से क्या एक्सपेक्ट करती है, कैच। तो ये वो रिटन स्टेटमेंट है। इट शुड गाइड ऑल डिसीजन एंड एक्शन, यानी इसमें सारी बातें लिखी होती है रिटन स्टेटमेंट में, क्या आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे चलना है, किस चीज को अवॉइड करना है, किसकी बात को एक्सेप्ट करनी है, किस लेवल तक आपने इसकी बात को मानना है, रिसोर्सेज किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीजें आपकी लिमिट या लिमिट से बाहर है या लिमिट विद इन द लिमिट्स है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो पहले से डिफाइंड होनी चाहिए। दिस रिटन स्टेटमेंट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले बड़ी दीवार पे उसके जरूरी हिदायत लिखे होते हैं। आप किसी कॉलेज में जाते हो ना तो लिखा होता है कॉलेज में सिगरेट नोशी मना है, कॉलेज में लड़ाई झगड़ा जो है वो मना है, कॉलेज के प्रेमिसेस में जो है वो आप असलहा लाना मना है, आप किसी के साथ कोई बदतमीजी कॉलेज के स्टाफ के साथ नहीं कर सकते। अगर किसी भी इस तरह के इलीगल यानी लॉ की वायलेशंस की आपने या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स की वायलेशन की तो फिर आपके खिलाफ हम क्या करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। तो जान भाई होता है फिर क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं या वार्निंग देते हैं ना। हाँ, अगर इसी तरह आपने काम किया तो आपको भी या तो वार्न किया जाता है या फिर आपको बाइज्जत दफा कर देते हैं। शुक्रिया सर। मैनी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश देयर कोड, यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट ये पब्लिश करती है जनरल पब्लिक को, ताकि जनरल पब्लिक को भी पता हो कि हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। ओके, अगली बात हम कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है कुछ स्पेसिफिक अल्फाज होते हैं, जब तक हम वो नहीं पढ़ते तो हमें बात समझ नहीं आती। तो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स फिर से बताएं साबिस क्या होते हैं। ये वो कोड ऑफ कंडक्ट है या रिटन स्टेटमेंट है जो एम्प्लॉइज को बताते हैं कि आपने क्या करना है, यानी गाइड करते हैं कि डिसीजन और एक्शंस आपके कैसे लेने हैं। उसमें डिफरेंट रूल्स लिखे होंगे लोगों के ब्राइबरी को फॉर एग्जांपल अवॉइड करना है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, इसको डिस्क्लोज नहीं करना, कस्टमर को मिसलीड नहीं करना, मिसगाइड नहीं करना, अपने सीनियर्स को जो है वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देनी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर कहीं आता है तो आपका उसको डिस्क्लोज करना है, एंड लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। ये सारी मल्टीपल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये हो सकती है इसमें जी। नेक्स्ट है व्हाट मेक अ कोड इफेक्टिव। इफेक्टिव कोड ऑफ एथिक्स, कोड इफेक्टिव कैसे कब होता है। कोड इफेक्टिव तब होगा, कोड इफेक्टिव से मुराद यह है कि ये जो रिटन स्टेटमेंट है ये तब इफेक्टिव है जब क्या हो, बोर्ड और सीनियर लीडर खुद इसको फॉलो कर रहे हो, और सिर्फ फॉलो ना कर रहे हो बल्कि एम्प्लॉयज को ये ऐसे नजर आ रहा हो कि ये वो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि देखे हमारे लीडर भी तो ऐसे कर रहे हैं ना। तो ये कहना चाह रहा है वो कि ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ पेपर पर शो ना हो रहे हो बल्कि क्लियरली विजिबली आपको नजर आ रहे हो कि बड़े भी ऐसे काम कर रहे हैं। आई भाई फजर के लिए उठने का कहते हैं, फजर के जो है वो सारी फजाइलें जो है वो फजाइलें फजर से उसने सुना दी हैं लेकिन खुद फजर में सोया हुआ है। हाँ भाई फिजान, हम उनमें से तो नहीं, हम किन में से हैं, अल्लाह में उनमें से बनाए जो फजर के लिए खुद उठने वाले हो या दूसरे इनको उठाए, कोई भी हो बस फजर पढ़ने वाले हो। तो अगर हम सिर्फ ये बातें करते जाएं कि ये फवायद हैं ये फवायद हैं ये फवायद हैं तो वर्जिश के फवायद सुनाने से वर्जिश नहीं होगी जब तक खुद करेंगे नहीं। तो बोर्ड और सीनियर लीडर्स अगर ये हर दीवार पे क्रिश्चियन के हर दीवार पे लिख देना जल्दी आना है जल्दी आना है, जब खुद नहीं आएंगे तो बताएं सबस क्या नीचे काम करने वाले आ जाएंगे। अगर खुद जो है वो हम फॉर एग्जांपल मैनेजर और सीनियर वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आगे लोगों को प्रोवाइड करते हैं तो क्या इनको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी।
कोड इफेक्टिव तब होगा जब आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो सफिशिएंटली ट्रेंड होंगे, यानी उनको हमने समझाना है, उनको हमने गाइड करना है कि भाई इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, यानी कस्टमर के साथ हमने डीलिंग कैसे करनी है, हमने सप्लायर को कैसे खुश रखना है, हमने अपने सीनियर को अपडेट करना है, वो कैसे अपडेशन होगी। और ना सिर्फ ये बल्कि यह भी कहता है करंट विद कीप करंट विद लॉस एंड कीप अपडेट विद करंट लॉस, कीप करंट विद नहीं, कीप अपडेट विद करंट लॉस एंड रिस्क, यानी इसमें जो चेंजेस आती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि आज हमसे ये लॉ क्या रिक्वायर करता है। एंड सिर्फ ये नहीं बल्कि कोड ऑफ कंडक्ट विजिबल भी हो, हर कोई इसको पढ़े, इसको रीड करें, इजी टू एक्सेस हो, एम्प्लॉय इजीली कोड फाइंड कर सकें। कि जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे या इंट्रानेट पे, बिजनेस के अंदर का जो होता है वो इंटरनेट होता है, लेकिन छोड़ें इसको, इंटरनेट को कंफ्यूज ही ना कर दें। बस आपने क्या करना है कि आपने वो जो नोटिस बोर्ड है उस पर क्लियरली लिख के लगा देना है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इस तरह हमने बिहेव करना है, ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स या रूल्स होंगे। ये होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की एफिशिएंसी। तो कोड ऑफ कंडक्ट तब इफेक्टिव होता है जब लीडर फॉलो करे, एम्प्लॉयज को समझाएं, कोड्स अपडेटेड हों और इजीली अवेलेबल हों फॉर ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये चार उसके इफेक्टिवनेस के जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, खास तौर पे अगर अभी तक आप सोए हुए थे तो अब जाग जाएं, और ये 5 प्रिंसिपल्स जो कि आज इस सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे, आप अपने GCC 2 में भी पढ़ेंगे, आप GCC 3 में भी पढ़ेंगे, आप GCC 4 में भी पढ़ेंगे एंड आप GCC 5 में भी पढ़ेंगे, यानी हर सब्जेक्ट में आपको ये पढ़ाए जाएंगे ये 5 प्रिंसिपल। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 5 प्रिंसिपल जो इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, आप GCC 5 में भी यही 5 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और सिमिलर डेफिनेशन, सेम एग्जांपल्स, कोई डिफरेंस नहीं है। बस अकाउंटिंग एस्पेक्ट से आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, ऑडिट के एस्पेक्ट से आप ऑडिट में GCC 5 में पढ़ेंगे, और बिजनेस के एस्पेक्ट से मैं आपको बिजनेस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसका एस्पेक्ट डिफरेंट होगा, बाकी प्रिंसिपल यही 5 होंगे, डेफिनेशन यही होगी, कोई चेंज नहीं है इसमें। और यहां पे इसकी कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स की या 5 प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स की कहानी खत्म नहीं होती। आप इंशाल्लाह फाइनल लेवल पे जाके एथिक्स का पूरा एक पेपर भी देंगे, इतने एथिक्स सिखाएंगे, थोड़े बहुत तो रह ही जाएंगे ना फिर आपके अंदर। ठीक है, तो IFAC या ICAP कोड ऑफ एथिक्स, ICAP तो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है, IFAC या इंटरनेशनल फाइनेंशियल ये कोड, कंडक्ट ऑफ कोड जी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। ICAP या IFAC के कोड को वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉलो करता है। ICAP adopts IFAC code. Chartered accountant must follow these fundamental principles. तो इस कोड के 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? नंबर 1 इंटेग्रिटी, नंबर 2 ऑब्जेक्टिविटी, नंबर 3 प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, नंबर 4 कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नंबर 5 प्रोफेशनल बिहेवियर। ये 5 के 5 नाम आपने याद रखने हैं, बहुत जरूरी है। 500 के 500 नाम याद होने चाहिए। फिर से मुझे याद करवाएं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। इंटेग्रिटी का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल बिजनेस, इन ऑल प्रोफेशन एंड बिजनेस प्रोफेशन। यानी सिर्फ ये प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, बिजनेस में भी, अपने आप सोशल लाइफ में भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टी का मतलब क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना। अकाउंटेंट को प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप में सच बोलना चाहिए,
उसको गलत बयानी नहीं करनी चाहिए और ना ही ऐसे किसी इंफॉर्मेशन के साथ खुद को एसोसिएट करे जो उससे पता हो कि वो ये डिसऑनेस्टी पे बेस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, अगर एचआर कैंडिडेट को कहता है कि ऑपरेशंस 2 मंथ में स्टार्ट होंगे, लेकिन अकाउंटेंट जानता है कि ऑपरेशंस बाद में स्टार्ट होने हैं, तो अकाउंटेंट को ट्रुथ बतानी चाहिए, उनको सही कहना चाहिए कि नहीं 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 भाई, मैं तो गलत बयानी नहीं कर सकता, मैं तो झूठ बोल नहीं सकता। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स बताएं शाबाश, क्या होना चाहिए? इंटेग्रिटी में क्या है? ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और ऑनेस्ट भी होना चाहिए। नंबर 2, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मींस कि आपका जो डिसीजन है आपके, वो बाइस्ड ना हो। बाइस्ड बोले तो वन साइडेड ना हो, जिसमें किसी का कोई इंटरेस्ट हो, ऐसे कोई आपके 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 डिसीजंस ना हो। आप ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करें, मींस के गैर जानिबदार रहें आप। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे अराइज हो रहा हो तो आप उसको खुद को जो है वो उसके से डिसोसिएट करें, और किसी के प्रेशर की वजह से आप अपने डिसीजन को चेंज ना करें, जजमेंट को चेंज ना करें, तो दिस इज योर ऑब्जेक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? प्रोफेशनल जजमेंट को बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर से आपके ये जो जजमेंट है, आपके जो डिसीजंस है, वो इफेक्ट ना होने देना इज ऑब्जेक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल सीएफओ अकाउंटेंट को कहता है कि उसके भाई की फर्म को पेमेंट कर दो बिफोर गुड्स रिसीव्ड। आस्क्ड टू पे, सीएफओ अकाउंटेंट से कहता है कि भाई मेरे भाई की जो फर्म है ना, उनको चीजों के आने से पहले यानी एडवांस पेमेंट कर दो। अकाउंटेंट कहता ना 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 भाई, हम तो ऐसे नहीं करते, हम तो तभी करते हैं जब हमें चीजें आ जाती हैं, रिसीव हो जाती हैं। जीआरएन मींस के गुड रिसीट नोट। गुड रिसीट नोट, जब आपकी चीजें आती हैं उसके साथ जो चीजों का बिल आता है, दिस इज गुड रिसीट नोट। तो अकाउंटेंट कहता ना ना मैं ऐसे नहीं कर सकता, माजरत। अब यहां पे सीएफओ को अकाउंटेंट मना कर रहा है, सीएफओ तो हाईएस्ट पोस्ट है फाइनेंशियल का, और इसको कोई एक छोटा सा अकाउंटेंट मना कर रहा है। हाँ, अकाउंटेंट कह रहा है सर ये गलत है, मैं गलत नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, जो मर्जी कर लें आप, किसी और से करवा लें, मैंने नहीं करना ये। तो ऑब्जेक्टिविटी मींस आपके डिसीजन जो है वो फेयर हो और अनबाइस्ड होने चाहिए। ठीक है, ये 2 बातें क्लियर। तीसरी बात है, आसान है ये बात, आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अहम भी है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर का मतलब है अकाउंटेंट अपनी नॉलेज और स्किल्स को अपडेट करें, अपडेट रखता हूं खुद को, और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिलीजेंटली काम करें, यानी सही से काम करें। बस काम को करने वाला बने, काम को पुड़काए ना कि बस ठीक है यार हो गया, आगे पीछे कर दो, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो ये भी कहता है अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ये हमें ना बहुत बड़ा मसला होता है, बल्कि हम पाकिस्तानी तो माशाल्लाह 2 कामों के लिए बहुत मशहूर है। भाई सलीम बता सकते हैं कौन से? एक, हमारे सारे पाकिस्तानी मुफ्ती भी है और बेहतरीन आला किस्म के डॉक्टर भी है। आप उनसे कोई दीन का मसला पूछो ना, कहता हो यार मेरे से पूछ लो। और कोई बीमारी, कोई ना कोई जो है वो मेडिसिन वो जरूर सजेस्ट करेंगे। तो हर किसी ने अपनी दुकान खोल रखी है मेडिसिन की, और एक जो है वो फतवा तो इसके जेब में है ना यूं निकाल लेता है, और ये लो, ये मैं बता देता हूं भाई, मुफ्ती साहब के पास क्या जाना। तो ये हम पाकिस्तानी बहुत जल्दी कर लेते हैं। वो कहते हैं अगर आपको किसी इंफॉर्मेशन का नहीं ना पता किसी चीज का, तो आप कह दो कि भाई मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लें। जब आपने जिंदगी में ये सीख लिया ना कि मुझे नहीं पता, आप बेहतरीन उस्ताद बनेंगे। कभी क्लास में स्टूडेंट क्या देता है, सर ये बात मुझे समझ नहीं आई। अगर टीचर को फॉर एग्जाम्पल वो बात नहीं पता, तो कोई गोली ना कराए बच्चे को,
मैं बच्चे को बता दें भाई मुझे नहीं पता, मैं कल देख के आपको बता दूंगा। इंसान है हम सारे, कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाएंगे और वो चीज जो है वो हमारे अंदर से आ जाएगी। हम सारे इंसान हैं और इंसानों के साथ ये सारी चीजें एसोसिएटेड है। हर किसी के पास चाहे वो कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोई इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया है कि भाई जहां से मर्जी हमें निकाल के दो। अगर आपको किसी इंफॉर्मेशन का, किसी चीज के बारे में नहीं पता तो उसे क्लियरली कह दो कि नहीं मैं नहीं कर सकता। यानी आपको ड्यू केयर के साथ काम करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई शख्स आता है और आपसे रास्ता पूछता है तो रास्ता नहीं पता तो आप सिंपली कह दें कि माजरत मुझे मुझे नहीं आइडिया, मुझे रास्ते का नहीं पता। गलत रास्ता नहीं बताना, किसी को मिस गाइड नहीं करना। मैं एग्जाम्पल की तरफ नहीं जा रहा, वो आपको सारी एग्जाम्पल पता है, आपको बाकी सारी एग्जाम्पल पता है। बस ये है कि किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे काम करना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ। कॉम्पिटेंस मींस कि उसके अंदर की कैपेबिलिटीज कि वो सही बता सके, एंड ड्यू केयर के साथ काम करना चाहिए। अगर कहीं पे कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है तो उसे ना दें वो इंफॉर्मेशन। ये ना हो खुदा ना खास्ता कि आपके कंसल्टेंसी की वजह से वो मिसगाइड हो जाए और वो अगर उस पे आपके रिप्रेजेंटेशन पे एक्ट करता है तो उससे फ्यूचर में कोई नुकसान हो। इस तरह किसी को कोई इंफॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज या नहीं देनी, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। फाइनेंस मैनेजर स्टिल यूजेस आईएफआरएस 2016 एज अ रेफरेंस एंड 2025। तो डेफिनेटली 2025 में अगर आप 2016 को आप यूज कर रहे हो तो आप आउटडेटेड हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप टू डेट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। नंबर 4 जिसका आपको जिसकी बहुत बहुत जरूरत है, कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी की कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये नहीं है सारे 5 रूल जो है वो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्त ने आपको कोई कॉन्फिडेंशियल बात बताई और आपसे कहा कि भाई आगे किसी को ना बताना। आप क्या करते हो, आधे घंटे पौने घंटे बाद आपका दोस्त, दूसरा दोस्त आपसे मिला, आप कहते हो यार मैं तुझे ना, तू मेरा दोस्त है, तुझे बात बता रहा हूं, आगे किसी और को ना बताई। वो भी आगे अपने दोस्त से कहता है यार मैं तुझे बात बता रहा हूं लेकिन किसी और को ना बताई, मेरे बहुत दोस्त ने मुझे बात बताई है। इसी तरह बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, हर एक दूसरे को कहता है दूसरे को ना बताना, दूसरे को ना बताना। हर यार नुराज नदस शकर बुलिया, बुले शाह का शेर है, वो कहता है यारा देवी यार हों दिन। सलीम भाई होता ऐसे कि नहीं होता? होता है ना। हम कह तो देते हैं भाई आगे किसी को ना बताई, यही होता है। ये सबसे बड़ा धोखा है, ये सबसे बड़ा, कि आगे किसी को ना बताना। हाँ, आगे वाला कहता है अगले किसी को ना बताना। तो डू नॉट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड थ्रू वर्क अनलेस ऑथराइज, यानी जब तक उसकी इजाजत ना हो या रिक्वायर्ड बाय लॉ ना हो। तो ये 2 सिचुएशन है, अगर आपने किसी को इंफॉर्मेशन कोई बतानी भी है तो इससे इजाजत ले लो, यानी वो खुद ऑथराइज करे, या फिर रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। अब ऐसे भी नहीं है कि कभी भी वो आपसे कोई पूछे तो आप कहना मैं तो नहीं बताऊंगा। आप किसी वकूए के इन्हीं शाहिद थे, जज साहब ने आपको बुलाया, आप कटहरे में खड़े हुए, जज साहब ने पूछा हाँ भाई गवाही दो, आपको मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊँ, ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, ऐसी जगह पे कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं, जज साहब चपेट देंगे, चपेट खाएंगे वहां पे। तो वो वहां पे रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो जहां पे रिक्वायर्ड बाय लॉ वहां पे आपको ये बात बतानी चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है काम के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आपको मिले उसे अनऑथराइज पर्सन को डिस्क्लोज ना करना। आपको याद होगा एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी, शायद इनसाइडर डीलिंग, अभी अभी याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग की एग्जांपल आपने पढ़ी थी। दिस इज व्हाट, क्या आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन है और आप किसी को डिस्क्लोज कर रहे हो तो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच की है। ओके, नंबर 5 प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है कोई ऐसा काम ना करना, कोई ऐसा काम ना करना, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पूरा प्रोफेशन बदनाम हो, जिससे पूरा प्रोफेशन बदनाम हो। यानी अच्छा, अच्छा भाई, भाई सारे पुलिस वाले पैसे लेते हैं क्या?
नहीं ना, बदनाम सारे हैं कि नहीं? वो बताएं शाबाश, वो चंद एक लोग ही होंगे ना, चंद चंद गंदे अंडे होंगे जिसने पूरे सिस्टम को खराब किया हुआ है। तो उस एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा किया हुआ है। ये कटवा देना, ये ना हो कि बाद में कोई मसला बने। चलें, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल थी, ये एग्जाम्पल थी, मैं एग्जाम्पल दे रहा था। किसी का चार्टर्ड अकाउंटेंट को, हम अपने प्रोफेशन को गंदा करते हैं, चले हम अपने प्रोफेशन को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पूरा प्रोफेशन बदनाम हो। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, लोग कहेंगे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऐसे होते हैं। कोई कोई रिश्वत दे के काम करवा रहा हो, लोग कहेंगे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई ऐसे होते हैं। तो किसी ऐसे प्रोफेशन में, किसी ऐसे वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ना हो जो क्या करे, पूरे प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट कर रहा हो। तो अगर इस तरह के कोई मसले मसाइल है जो पूरे, जिससे पूरा प्रोफेशन डिस्क्रेडिट हो, इसको खुद को क्या करना चाहिए, डिस्कनेक्ट करना चाहिए। तो प्रोफेशनल बिहेवियर मींस के प्रोफेशन की डिग्निटी और इसके रेपुटेशन को मेंटेन करना, रखना, ठीक है, कि उसकी डिग्निटी जो है वो मेंटेन रहे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 सीएफओ जो है, इसकी एग्जांपल दी हुई है, 2 सीएफओ नेशनल टीवी पे बैठ के भाई वर्बली एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जैसे हमारे माशाल्लाह से पॉलिटिशियन होते हैं। तो दिस वायलेट्स प्रोफेशनल बिहेवियर। तो सारे, हम कहते हैं सारे पॉलिटिशियन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये थे हमारे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंक्लूड हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम अपना फ्रेश चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे। चैप्टर 10 भी हमारा आसान चैप्टर है, बल्कि वो तो होना शुरू में चाहिए था, लेकिन चलें, अब जैसे आई कैप ने इसकी नंबरिंग रखी है तो हमने भी वैसे ही इसको जाने दिया। तो आज का जो लेक्चर हमने, ये छोटा सा पार्ट था इसका, इसमें हमने एथिकल बिहेवियर बिजनेस में कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं, वो डिस्कस किया कि एथिकल बिहेवियर बिजनेस में पर्सनल वैल्यूज़ और वर्क प्लेस इन्वायरमेंट से ये दो जो चीज़ें मेन, इससे इन्फ्लुएंस होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एथिकल रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करती है, गुड एग्जाम्पल्स जो है वो सेट करने चाहिए, वो डिस्कस किया। उसके बाद कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स को हमने डिफाइन किया, और ये कोड इफेक्टिव कब रह सकता है, कब ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो। उसके बाद फिर 500 प्रिंसिपल, जिसमें इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये डिस्कस किया है। इसके आप सवाल अटेम्प्ट करें। एग्जामिनर ये 5 प्रिंसिपल्स एग्जामिनर के फेवरेट हैं, इसमें से सवाल वो टेस्ट करता है। वैसे तो पूरा चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, हमारा हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है। आप इस सब्जेक्ट में कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते कि कोई 1-2 चैप्टर करेंगे तो इससे जो है वो आप पेपर पास करेंगे, नहीं, आपको सारे चैप्टर्स को इक्वली इंपॉर्टेंट देनी पड़ेगी। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट और हर वो लाइन जो मैंने क्लास में पढ़ाई है, आपने पढ़ी हो, तब जाके आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9, इसके साथ चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम अपना फ्रेश चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आज का लेक्चर ये खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।